Good morning, dear students. Good morning. Yes, students. Now, chapter number 5, friction. Friction क्या होता है बेटा? It is a matter. हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? फोर्स पढ़ा था ना, फोर्स एंड प्रेशर. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन. It is a matter of common experience that when we roll a ball along the ground, the ball does not continue to keep on moving for long. Means जब हम एक बॉल को डालते हैं सरफेस पर, नीचे फर्श पर, हम जब उसको लुढ़काते हैं, रोलिंग करते हैं उसकी, तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है. क्यों? ठीक है, या तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और धीरे धीरे वो रुक जाती है. वाई? नाउ कंसीडर दिस सिचुएशन. अब दूसरी सिचुएशन देखो. वी आर राइडिंग अ बाइसाइकिल. हम एक साइकिल चला रहे हैं एंड आफ्टर अटेनिंग अ गुड स्पीड वी स्टॉप पैडलिंग. हमने बड़ी अच्छी स्पीड गेन कर ली, तो हम उसके बाद पैडल लगाना छोड़ देते हैं. द बाइसाइकिल वुड बी सीन टू ग्रेजुअली स्लो डाउन. हम देखेंगे कि वो बाइसाइकिल धीरे धीरे कम हो गई उसकी स्पीड और धीरे धीरे क्या हो गया, वो बंद होने लग जाती है, मीन्स धीमी हो जाती है. टू मेक इट मूव, यदि हमें इसके कंटिन्यूसली मूव करवाना है, देन वी कीप ऑन पेडलिंग इन इट. हमें उसको पैडल लगाने पड़ेंगे. इन द लास्ट चैप्टर वी लर्न दैट वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, यदि हमने एक ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी या उसको मूव करना है या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स. ओके. In the last chapter, we learned that we need an external force to change the speed, direction of motion of an object that may be initially at rest, जो rest पे है. ठीक है, तो क्या है, in terms of our ideas about the effect of force, we can realize that there is a force between the rolling ball and the ground. कोई ना कोई फोर्स तो लगा हुआ है बॉल के बीच में और ग्राउंड के बीच में, जो उसको धीरे धीरे उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है और फिर उसको रोक देता है. हम उस फोर्स का क्या नाम है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्या नाम बोलते हैं बेटा उसका? उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दिस फोर्स अपोज मतलब उसको अपोज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द, उसको विरोध करता है फोर्स, उसको आगे बढ़ने से रोक देता है. अपोज मीन्स उसका विरोध करता है, उसको आगे से नहीं जाने देता, उसको पीछे धकेलता है. ठीक है. टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टेक्ट, ये इसकी कंडीशन है. जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे तभी ये फोर्स लगेगा. इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. उसको क्या कहते हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. बिटवीन द ग्राउंड एंड द सरफेस, जिसके कारण ग्राउंड क्या करती है, बॉल को वो आगे जा रही है, उसको पीछे धकेलती है और धीरे धीरे उसको स्टॉप. नाउ वी कैन से दैट वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट. वी कॉल दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं तो जो उनके बीच में फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स. कॉन्टेक्ट फोर्स है क्योंकि कॉन्टेक्ट में है तो कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं हम उसको. एंड ऑलवेज अपोज, और हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको विरोध करता है. ठीक है. और टेंड्स टू अपोज, या तो पूरी तरह से विरोध कर देता है या फिर उसकी कोशिश करता है उसको रोकने की. यदि वो मोशन में तो रोकने की कोशिश करता है, स्पीड ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम करने की कोशिश करता है. एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट. ओके बेटा, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक ब्लॉक है, हम इसको इधर जा रहा है, ये ब्लॉक डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी इधर है, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ये लगता है. बेटा ये आपकी एक्टिविटी है, आप इससे आपको फोर्स अच्छे से समझ आएगा. यू हैव टू डू यूर सेल्फ, आपने खुद करनी है. क्या मतलब है? इसने 4 मैच बॉक्स ले लिया, आप कार ले लो, टॉय कार होती है ना आपकी, उसको सैंड पेपर पे रब करो, मीन्स सैंड पेपर पे उसको चलाओ, एक प्लास्टिक शीट पे चलाओ, एक एल्यूमिनियम फॉइल पे चलाओ, हैंडमेड पेपर पे चलाओ, अलग अलग चीजों पर उसको चलाकर देखोगे. आप क्या देखोगे? हर एक केस में देखो, सैंड पेपर क्या रफ है ना, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी. प्लास्टिक शीट क्या है? प्लेन है, वो जा पाएगी. तो मीन्स आप ऑब्जर्वेशन करके मुझे बताओगे कि क्या ऑब्जर्व किया आपने. ओके बेटा. नेक्स्ट है बेटा कॉज ऑफ फ्रिक्शन. अब हमने ये तो समझ लिया कि फ्रिक्शन लगता है, क्या कारण है फ्रिक्शन का, क्यों फ्रिक्शन लगता है. एक्टिविटी 1 एंड सिमिलर अदर ऑब्जर्वेशन शोज दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेस. हमें क्या पता चला? जब दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टेक्ट में होंगे तो ही फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है ना. और तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ टू सरफेस, क्योंकि सरफेस ही कॉन्टेक्ट में है तो उनके नेचर पर ये डिपेंड करता है. अब आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो आप देखोगे कि सैंड पेपर तो क्या था, वैसे भी आप रोड पे जब चलते हो, प्लेन रोड है तो स्मूथली आप चल पड़ते हो, ज्यादा स्पीड बन जाती है आपकी. और यदि
आपकी रोड पर सैंड गिरा हुआ है तो आपकी स्पीड क्या कम हो जाती है ना, वहीं से पता चल जाता है। तो क्या है, इसीलिए जो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी स्मूथ सरफेस होगी या रफ सरफेस होगी, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। The more is the roughness of the two surface that in contact, more is the force of friction. जितनी सरफेस रफ होगी, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए वहां पर स्पीड कम हो जाएगी और हमें सैंड पर मूव करना मुश्किल हो जाता है। वी कैन देयरफॉर एसोसिएट फ्रिक्शन विद द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। ऑल सरफेस हैव सम रफनेस ऑन देम। अब देखो ऊपर से तो देखो हमें प्लेन नजर आता है, लेकिन उसके अंदर भी रफनेस होती है। रफनेस क्या होती है, जो ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, देखो रेगुलर, ये क्या है बीच में इसमें थोड़े थोड़े गैप है, इसे बोलते हैं इरेगुलरिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, यदि ज्यादा इरेगुलर सरफेस है तो आपस में वो इंटरलॉक हो जाते हैं। ठीक है, और हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए और मूव करवाने के लिए। और यदि वो सरफेस प्लेन है तो ये इंटरलॉक क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, और वो इजिली मूव कर जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है वहां पे। तो यही बताया इसने, ऑल सरफेस हैव सम रफनेस ऑन देम इवन द सरफेस व्हेन अपीयर टू बी स्मूथ। हमें ऊपर से स्मूथ लगती है बट फिर भी उसके अंदर छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती हैं। ओके बेटा, यही इन्होंने बताया। वी कैन नाउ हैव अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन व्हेन टू सरफेस आर पुट इन कॉन्टेक्ट। जब दो सरफेस को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, द इरेगुलरिटी ऑफ वन सरफेस गेट इंटरलॉक्ड विद द अदर। अब देखो ये इसके अप डाउन से ना, और नीचे वाले भी अप डाउन से, तो आपस में वो लॉक हो जाते हैं। ठीक है, दिस मे बी रिगार्ड समवट सिमिलर टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द टीथ ऑफ टू साज। जैसे हमारे कुछ भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो वो इंटरलॉक हो जाते हैं। ठीक है, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू अनलॉक। हमें इनको अनलॉक करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि ये आगे चल सके। एंड देयर बाय टू अनेबल देम टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्लाइड कर सके। Thus, it is the basic interlocking of irregularity that may be viewed as a basic cause of friction. तो cause of friction को क्या माना गया है, interlocking of irregularities. ओके बेटा, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ देयर रफनेस। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर वन रफनेस ऑफ द, या रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, की सरफेस कितनी रफ है और कितनी स्मूथ है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर व्हेन रफ सरफेस आर इन्वॉल्व। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अभी हमने करा है ना, जितनी रफ सरफेस होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जितनी स्मूथ सरफेस होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। सो वी कैन से द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये डायरेक्टली जितनी रफ सरफेस होगी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा फ्रिक्शन, और जितनी स्मूथ सरफेस होगी उतना फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। Thus the force of friction is depend on the magnitude of the force pressing the two surface together। और सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, फोर्स, कि कितना हम फोर्स उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर वन नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि जोन सी सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनका नेचर कैसा, कैसी है, वो रफ है या स्मूथ है। सेकेंड फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर, वो जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है बेटा, तो दो चीजों पर हमारा फोर्स और फ्रिक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक होता है बेटा स्टेशनरी, ठीक है, स्लाइडिंग होता है स्लाइड करना, फिसलना। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्सटेंडेड बाय अ सरफेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस इट or make an effort to move across it. Hence, we can say that there are two types of friction, static friction and sliding friction. दो तरह के फ्रिक्शन है, स्टैटिक और स्लाइडिंग। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी। ये एक्टिविटी दिखाई हुई है बेटा, ट्राई टू पुश अ लार्ज बॉक्स टू मेक इट मूव अक्रॉस द फ्लोर। ये क्या है, दो बॉक्स हैं, द बॉक्स ट्राई टू पुश अ लार्जर बॉक्स बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स। ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है, हमने इसके ऊपर F यूनिट फोर्स लगाया, थोड़ा फोर्स लगाया। व्हाट डू वी फाइंड, द बॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट। जो बॉक्स है वो रेस्ट में ही रहा, ये मूव नहीं करा। क्यों, क्योंकि देखो बेटा जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, इसके बीच में स्टैटिक मीन्स ये स्टेशनरी है, तो इसके बीच में और जो सरफेस पर जिस पर रखा है उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा है, उसे बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, ठीक है, जो
ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, जो स्टेशनरी है, स्थित है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे, उसके बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी ये मूव कर पाएगी। ठीक है, द बॉक्स स्टिल रिमेन्स एट द रेस्ट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ आ गया बेटा, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कारण लगता है। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, बट इट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी है, देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस द फोर्स विच वी अप्लाई द फोर्स। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो रहा है या इससे ज्यादा होगा तो ही ये मूव कर पाएगी। अब देखो दोबारा हमने क्या करा, 2F फोर्स लगा दिया। ठीक है, व्हेन अप्लाई फोर्स इज इंक्रीज टू 2F, जब हमने 2F फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीज टू 2F एंड अगेन अपोज द मोशन ऑफ द बॉक्स। नाउ इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर इट हॉरिजॉन्टल। जब जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये स्लाइड होनी शुरू हो जाती है, उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस एक्टिविटी शोज दैट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ अप्लाइड फोर्स। इन अदर वर्ड्स, static friction is a self-adjusting force. However, it can increase only up to a certain limit. एक लिमिट तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। The maximum value of the force of static friction comes into play when the body is just sliding over the horizontal surface. It is called the limiting force of friction. Means एक लिमिट होती है, जब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रॉस हो जाती है, देन ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है, वो रेस्ट में नहीं रहता। ठीक है, जब हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्रॉस कर देते हैं, इतना फोर्स लगा देते हैं कि वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए। वी thus conclude that when a force is applied on a body at rest, a force of friction called static friction comes into play. जब हम एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ होता है। दिस स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज द अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये स्टैटिक फोर्स उसका विरोध करता है और बॉडी को मूव नहीं होने देता। ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, हम अब दोबारा हमने फोर्स को इंक्रीज कर दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। हाउएवर इट कैन इंक्रीज ओनली, बट उसकी एक लिमिट है। स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो गया बट उसकी एक लिमिट है, यदि हम इस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है और जो बॉडी है वो मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिटिंग, जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से आगे निकल जाता है, द बॉडी बिगिन टू स्लाइड, तो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है और उसके बाद उस फ्रिक्शन को हम कह देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके बेटा, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लिटिल लेस देन द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखना, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो बॉडी है वो स्टेशनरी है, हमें पहले तो उसका इंटरलॉकिंग तोड़नी पड़ेगी, फिर उसको मूव करने के लिए डबल फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसीलिए जो स्टैटिक फोर्स है, फ्रिक्शन है, वो ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। Our day-to-day experience tell us that it is easier to keep sliding an object. Means एक बॉल मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन स्पीड कम है, हमने उसको थोड़ा सा फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। लेकिन जब एक बॉल स्टेशनरी है तो हमें उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए। ओके बेटा, तो अब हमारे पास डेफिनेशन आ गया बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की। वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेस बिटवीन विच देर इज नो रिलेटिव मोशन, जहां पर कोई भी मोशन नहीं होता। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इन अदर वर्ड्स हम क्या इसकी सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द बॉडी, उसकी स्टेशनरी स्टेट को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑफ देम इज स्लाइडिंग ओवर द अदर, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है एज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन देम, तब उनके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके बेटा, आज हमने पढ़ा फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके कॉज क्या है, किसके कारण वो होता है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन किया हमने, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किया। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन इज
एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. ओके बेटा.